गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सभी बच्चों को आज जो है मैं आप लोगों का क्लास जहाँ तक मैंने पढ़ाया था उसी के आगे कंटिन्यू करूँगा। तो आज देखिए हम लोग क्या सीखेंगे कि एसी सोर्स को कनेक्ट करेंगे कैपेसिटर्स के साथ और देखेंगे कि हम लोगों को देखिए आप लोगों को मैंने बताया था कि 5 चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है, राइट। कौन कौन सी 5 चीज़ें हैं भाई बताओ। एक तो आपको पहले बनाना होता है करंट का ग्राफ, मतलब एक तो आई निकालनी होती है, फिर शुरू में ईएमएफ निकालना होता है, करंट निकालना होता है, फिर इन दोनों के ग्राफ बनाने पड़ते हैं, राइट। उसके बाद फिर आपको कंक्लूजन लिखना पड़ता है और उसके बाद फिर फेजर डायग्राम बनाना पड़ता है। यही तो काम करना पड़ता है, राइट। यही तो भाई करना है। तो अब हम क्या करते हैं, शुरू में स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि हमारे पास मान लेते हैं यहाँ पे एक कैपेसिटर है। टॉपिक देखिए, एसी सोर्स को कनेक्ट करना है, एसी सोर्स कनेक्टेड विथ कैपेसिटर, कैपेसिटर लगा के एसी सोर्स को चेक करते हैं, ठीक है। तो कैसे करोगे, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे एक कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर्स को हम लोग कनेक्ट करते हैं एसी सोर्स के साथ ऐसे। अब एसी सोर्स का जो ईएमएफ होता है वो ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। कैपेसिटर जो है इसकी कैपेसिटी सी है। अच्छा, आप लोग फर्स्ट चैप्टर में ये चीज़ पढ़ चुके हो कि किसी कैपेसिटर्स की जो कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है, मतलब जो चार्ज होता है इज इक्वल टू सी इंटू वी होता है। ये तो पढ़े हो सभी लोग, राइट। अगर मैं इसको स्मॉल क्यू ले लूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसके इस करंट की वजह से इसके ऊपर कुछ चार्ज आ जाएगा। तो कितना चार्ज आ जाएगा, क्यू, राइट। तो इसके ऊपर प्लस क्यू आएगा, यहाँ पे माइनस क्यू आएगा। तो इस चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी। ये हम लोग फर्स्ट चैप्टर से पढ़े हैं। अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँ, राइट, ये जो वी है, वी को आप ई के बराबर भी लिख सकते हो, ये तो मैंने सिखाया हुआ है, राइट। तो ये क्यू हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये ई हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे आपने क्या लिखा हुआ है, लेट एसी सोर्स कनेक्टेड विथ कैपेसिटर। एसी सोर्स को कैपेसिटर्स के साथ हमने कनेक्ट कर दिया और उसके बाद जैसे कनेक्ट किए एसी सोर्स को कैपेसिटर्स के साथ, तब क्या करोगे भाई बताओ जल्दी से। एसी सोर्स की ईएमएफ कितनी है, हैविंग ईएमएफ इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये आपका ईएमएफ आ गया, पहला वाला स्टेप। तो ईएमएफ वाला जो पार्ट था वो खत्म हो गया। अब आपको क्या निकालना है, मेन करंट। तो करंट को निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला सेकंड स्टेप आप फॉर्मूला यूज करेंगे। तो Q इज इक्वल टू सी वी और V इज इक्वल टू ई। तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू सी इंटू ई आ गया। अब उसके बाद अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करें या अगर आप स्मॉल चार्ज देखें तो स्मॉल चार्ज जो होता है, स्मॉल Q का आपका डी क्यू हो जाएगा। अच्छा एक मिनट रुक जाइए, Q को Q लिखते हैं, सी ऐसे ही रहेगा। E का वैल्यू कितना है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये आपका Q की वैल्यू आ गई। अब इसको जो डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम से डिफ्रेंशिएट करिए, देखिए क्या मिलता है। यहाँ पे आ जाएगा डी क्यू बाई डी टी, क्योंकि डिफ्रेंशिएट किया है टाइम के साथ। इधर भी डिफ्रेंशिएशन करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा डी बाई डी टी, ये हो जाएगा सी ई साइन ओमेगा टी, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़े। ओके, अब क्या करेंगे भाई, डी क्यू बाई डी टी किसके बराबर होता है, सोच के बताओ। डी क्यू बाई डी टी किसके बराबर होता है, हाँ बताइए। डी क्यू बाई डी टी जो होता है, अगर आपको ध्यान होगा, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ पे, इसका काम खत्म हो गया। तो अब एक मिनट रुक जाइए, ओके। तो अब यहाँ तक की जो चीज़ें हैं उसको हम यहाँ लिख लेते हैं और सारी फॉर्मूलाज प्रूव कर देते हैं। देख लीजिए यहाँ पे, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी, यहाँ पे हो जाएगा सी ई नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब डी क्यू बाई डी टी जो होता है ये चार्ज अपॉन टाइम है। चार्ज अपॉन टाइम क्या हो जाता है, करंट, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशिएट करिए सी ई नॉट साइन ओमेगा टी का। अब इसमें डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि जिसके साथ टाइम है उसका डिफरेंशिएशन होगा और जिसके साथ नहीं है उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो यहाँ पे सी और ई नॉट के साथ टाइम नहीं है तो उसको बाहर कर लेंगे और यहाँ पे क्या जाएगा, डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी। अब इसका डिफरेंशिएट करिए। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई बताओ, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, राइट। तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं फिर क्या हो जाएगा, ये सी ई नॉट साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। तो साइन का कॉस हो गया कॉस ओमेगा टी, लेकिन ये जो टाइम है ये साइन के साथ भी है और इस ओमेगा के साथ भी है, तो इसलिए ओमेगा का वापस से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डी बाई डी टी ओमेगा टी, ठीक। अब इसमें क्या होगा भाई, देखो ध्यान से, यहाँ पे सी ई नॉट कॉस ओमेगा टी और उसके बाद यहाँ पे ओमेगा जो है वो कांस्टेंट है तो वो बाहर निकल जाएगा। तो बाहर निकलेगा तो यहाँ पे आ गया, अंदर क्या बचा, डी टी बाई डी टी, राइट। डी टी बाई डी टी का वैल्यू क्या होता है, 1।
तो ये 1 हो जाता है, तो उसको हटा दिए हम, इसको लिख के कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला आया, दिस इज द फॉर्मूला फॉर करंट, तो ये करंट का फॉर्मूला हो गया। और इस वैल्यू को हम लोग मानेंगे आई नॉट के बराबर, तो ये हो गया आई नॉट कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू आई। ठीक है, अब यहाँ पे आई नॉट क्या है बताइए, आई नॉट जो है ये आपका मैक्सिमम पीक करंट है, आई नॉट जो है वो मैक्सिमम पीक करंट होता है। ठीक है, तो ये आपका मैक्सिमम पीक करंट हो गया। अब उसके बाद अपन लोगों को क्या बनाना है भाई, करंट का वैल्यू आ गया, ईएमएफ का वैल्यू आ गया, अब हमें क्या प्लॉट करना है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ चलिए निकालते हैं और समझते हैं ग्राफ। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लें तब हम आगे बढ़े। ओके, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं, मतलब इसी में आप लोग जानते हो कि 5 चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने ईएमएफ निकाल लिया, करंट निकाल लिया, अब इसका ग्राफ बनाना है और ग्राफ के बाद फिर हम देखेंगे कि क्या करना है नेक्स्ट स्टेप। ओके, तो चलिए आप लोगों के सामने 2 फॉर्मूलेज अवेलेबल हैं, एक ईएमएफ इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी और एक है आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो इसके ग्राफ प्लॉट करिए आप। तो ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे ऐसे आपको मैंने सिखाया था चार्ट बनाने के लिए। यहाँ पे टाइम हो जाएगा, राइट, यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा t/4, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा t/4 प्लस t/4 कितना होगा t/2, उसके बाद t/2 में फिर से t/4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3t/4, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3t/4 में ऐड करेंगे t/4 तो 2t। ठीक है, 2t होगा कि t होगा बताओ, 3t/4 प्लस t/4, तो 4 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4t, कैंसिल, t आ जाएगा। अच्छा, t के बाद फिर क्या ऐड करोगे, इसमें t/4 फिर ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 5t/4। ठीक है, अब उसके बाद अपन लोगों को क्या देखना है भाई, ओमेगा टी। तो ओमेगा टी का वैल्यू देखिए क्या होगा, ओमेगा टी क्या होगा भाई, ओमेगा का वैल्यू होता है 2π/कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, ये जो है। तो यहाँ पे स्मॉल टी की वैल्यू 0 भरोगे, जब यहाँ पे 0 भरोगे तो 0 की वजह से इस पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 भरिए तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर आप t/4 भरेंगे तो देखिए क्या मिलता है, t/4, तो t से t कैंसिल, 2 से 2, 2 2 4, कितना आ गया π/2। तो अब आप क्या करेंगे, π/2 ऐड करते चलेंगे। तो यहाँ पे π/2 प्लस π/2 π/2 प्लस π/2, पाई में π/2 ऐड करेंगे तो ये 3π/2, 3π/2 में फिर से π/2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2π, फिर 2π में फिर से π/2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5π/2। तो इस तरह से ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए आगे नेक्स्ट, अगले स्टेप में ओमेगा टी आ गया। अब ईएमएफ यहाँ तक की चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी का वैल्यू पहला 0 भरोगे तो साइन 0 क्या होगा, साइन 0 आपका 0 होगा, तो 0 इंटू ई नॉट क्या हो जाएगा 0। फिर π/2 जैसे ही भरोगे, साइन π/2 1 होता है, 1 इंटू ई नॉट क्या हो जाएगा ई नॉट। देखो 0 से प्लस पे गया, फिर 0 पे आएगा, फिर माइनस पे जाएगा, फिर प्लस पे आएगा, राइट, प्लस नहीं, फिर 0 पे आएगा, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, 0 से प्लस, प्लस से 0, फिर माइनस, फिर 0, फिर आपका यहाँ पे प्लस। इस तरह से ग्राफ चलेगा। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप लोगों को पता होगा। उसके बाद फिर क्या है भाई, यहाँ पे करंट वाला देखिए, करंट आई का फॉर्मूला देखिए। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी से देखिए, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ देखिए कॉस ओमेगा टी आ गया, तो कॉस ओमेगा टी में कॉस की वैल्यू बताइए, ओमेगा टी की वैल्यू 0, यहाँ पे जैसे 0 भरोगे कॉस ओमेगा टी ना, तो ओमेगा टी का वैल्यू 0, तो कॉस 0 क्या होगा, कॉस 0 1 होता है, तो 1 में मल्टीप्लाई आई नॉट का करेंगे तो ये हो जाएगा आई नॉट प्लस साइन के साथ, राइट। अब ये देखो प्लस है, तो प्लस से कहाँ जाएगा 0 पे, फिर कहाँ जाएगा माइनस पे, फिर कहाँ जाएगा 0 पे, फिर कहाँ जाएगा बोलो प्लस पे, फिर कहाँ आएगा 0 पे आएगा, राइट। तो इस तरह से इसके ग्राफ बनेंगे। तो चलिए इसके ग्राफ को प्लॉट करते हैं और समझते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं जल्दी से, इस तरह यहाँ पे जो जगह है इसी जगह में हम लोग कोशिश करते हैं बन जाए, राइट। तो यहाँ पे बना लेते हैं भाई, यहाँ देखो इस तरह से, यहाँ पे आपका ये यहाँ पे ये 0 ले लेते हैं, ये आपका t/4, ये आपका t/2, ये आपका 3t/4, फिर यहाँ पे ये t, यहाँ पे आ गया 5t/4, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये वाला जो वैल्यू है इसको हम प्लस ई नॉट लेते हैं, ये जो वैल्यू है इसको हम माइनस ई नॉट लेते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करिए, पहले ई नॉट की वैल्यू देखिए। ई नॉट का वैल्यू क्या है, पहला 0, मतलब जब टाइम 0 है तो इस पर 0 है, तो 0 पे 0, फिर t/4 पे कितना है प्लस ही, तो t/4 पे प्लस ही, यहाँ पे टिक करिए। t/2 पे 0, तो यहाँ पे आ जाइए 3t/4 पे कितना है भाई ई का वैल्यू माइनस, तो यहाँ पे आपका ये माइनस आ गया, यहाँ पे 0 होगा, फिर ये आपका प्लस हो जाएगा। तो सबको कनेक्ट करिए और देखिए क्या आता है।
ऐसे। तो ये जो ग्राफ है दिस इज द ग्राफ फॉर ईएमएफ, ये ईएमएफ का ग्राफ है। इसी तरह से अगर करंट के ग्राफ को देखें तो करंट का वैल्यू क्या है भाई बताओ जल्दी से। अच्छा, करंट की वैल्यू मैंने आपको सिखाया हुआ है, अगर आपको याद होगा कि करंट की वैल्यू ई नॉट से थोड़ी कम होती है, तो यहाँ पे आपका आ गया माइनस आई नॉट। क्यों होता है ये भी मैंने आपको सिखाया था, तो आपको याद होना चाहिए। तो आई नॉट की वैल्यू थोड़े नीचे बना देना। आई नॉट की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, प्लस से, तो ये प्लस हो गया जीरो पे, ये देखो जीरो पे कहाँ है प्लस, तो जीरो पे प्लस। फिर t/4 पे क्या है भाई, t/4 पे आपका जीरो हो गया, राइट, यहाँ पे जीरो बना दिए। t/2 पे कहाँ है, t/2 पे माइनस, तो ये आपका माइनस, फिर जीरो, फिर प्लस, फिर जीरो, राइट। तो इसको बना दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए आप, देखिए क्या बनता है। ऐसे। तो ये जो ग्राफ है दिस इज द ग्राफ फॉर करंट। तो कैपेसिटर्स के केस में इस तरह से ग्राफ बनेंगे। अब बात आती है कंक्लूजन की, कि कंक्लूजन कैसे बनाएं इसका, ठीक है। तो इतना लिख लीजिए, तब हम आगे बताते हैं। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लें या नाउ मूव अहेड। अब आगे बढ़ेंगे और समझते हैं। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट टास्क इज कंक्लूजन। देखो 5 स्टेप होते हैं, राइट। पहला स्टेप क्या लेना होता है, ईएमएफ, फिर करंट, फिर उसका उन दोनों का ग्राफ। तो हमने करंट निकाल लिया, ईएमएफ निकाल लिया, अब ग्राफ भी निकाल लिया। उसके बाद अब कंक्लूजन की बारी है, और उसके बाद लास्ट में क्या बनाएंगे, फेजर डायग्राम, ठीक है। ये चीज़ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप लोगों के पास जो चीज़ें आई हैं, ई इज इक्वल टू कितना है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे आई का वैल्यू कितना आया है, आई नॉट कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब देखो समस्या ये है कि ये साइन है, ये कॉस है, तो कंपेयर करना मुश्किल है। कंपेयर कब होता है, जब दो चीज़ें समान हो, राइट, सेम फिजिकल मतलब सब कुछ सेम हो, तो कंपेयर आराम से हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इस कॉस को साइन में कन्वर्ट करते हैं। अब आपको अच्छी तरह से पता है, अगर आप कॉस को साइन में बदलना चाहते हो तो आप बदल सकते हो। यहाँ पे साइन लिखोगे, ये ओमेगा टी हो जाएगा, यहाँ पे प्लस पाई/2 हो जाएगा, राइट, बस कन्वर्ट हो गया ये। क्योंकि आपको पता है कि जो कॉस थीटा होता है इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस पाई/2 होता है। ये मैथ्स का फॉर्मूला, इसको शायद आप लोग पढ़े रहोगे। तो बस यही सेम फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया। अब इस दो इक्वेशन को आपको ध्यान से देखना है, बस इन दोनों इक्वेशंस को, और किसी को नहीं देखना है। तो चलिए मैं बाकी दो इक्वेशंस को इरेज कर देता हूँ ताकि आपका फोकस बन पाए। ओके, तो मैंने इन दोनों को इरेज कर दिया। अब देखिए जरा ध्यान से भाई, ये भी साइन है, ये भी साइन है। तो अब अपने लोगों को कंक्लूजन लिखना है, मतलब ग्राफ से जो मिला हुआ कंक्लूजन है वो लिखना है। लेकिन हम ग्राफ से नहीं देखेंगे, इस इक्वेशन से देखेंगे, जल्दी समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये ओमेगा टी है, और ये ओमेगा टी में पाई/2 ऐड है, मतलब क्या है कि ये ओवरऑल वैल्यू बढ़ गई है, यानी करंट बढ़ा हुआ है, करंट ज़्यादा है, और ये मैं पीछे है, राइट। करंट पीछे, करंट आगे है, क्योंकि इसकी वैल्यू पाई/2 ओमेगा टी में एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। तो इस वजह से यहाँ पे कंक्लूजन ये निकलेगा कि जो करंट है वो लीड कर रहा है, लीड माने आगे आगे चल रहा है। करंट लीडिंग बाई ईएमएफ, ईएमएफ से आगे चल रहा है। करंट लीडिंग बाई ईएमएफ विथ फेज एंगल, कितने फेज एंगल से आगे चल रहा है बताइए, पाई/2 से। पाई/2 से ये जो करंट है इससे आगे है। देखिए यहाँ पाई/2 नहीं, यहाँ पाई/2 है, इसका मतलब ये आगे है, ये वाला पीछे है। अब इसी से दूसरा कंक्लूजन निकाल सकते हो कि जो ईएमएफ है, ईएमएफ इज लैगिंग, ईएमएफ जो है वो लैग कर रहा है, लैगिंग, ईएमएफ पीछे है। किससे पीछे है, ईएमएफ इज लैगिंग बाई करंट, करंट से पीछे चल रहा है ना ईएमएफ। देखिए करंट पाई/2 से आगे चल रहा है, ईएमएफ पीछे चल रहा है, तो लैगिंग माने पीछे होना है। तो ईएमएफ इज लैगिंग बाई करंट विथ फेज एंगल, कितना फेज एंगल है, पाई/2, तो पाई/2 फेज एंगल के साथ ये पीछे चल रहा है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं, ये आपका कंक्लूजन निकल के आ गया। अब उसके बाद हम एक चीज़ और समझते हैं इन दोनों में कि फेजर डायग्राम इसका कैसे बनेगा। तो चलिए चेक करते हैं, इसको लिख लीजिए जल्दी से, तब आगे बढ़े। देखिए फेजर डायग्राम बनाना इनका बड़ा आसान है। फेजर डायग्राम्स के लिए क्या करना पड़ता है, ईएमएफ बनाएंगे और उससे करंट को पाई/2 डिग्री आगे कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए अगर ये करंट है, इमेजिन करिए कि यहाँ देखते हैं, जैसे मान लेते हैं ये मेरा ईएमएफ है, किसका, कैपेसिटर का, ठीक है। तो करंट इससे पाई/2 डिग्री आगे होगा, तो आगे मतलब यहाँ पे आ जाएगा ये, और दोनों के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस होगा, यानी जिसको हम कहते हैं पाई/2,
तो ये बस फेजर डायग्राम बन गया। आप इसको ऐसा नहीं पसंद है तो अगर ऐसे बनाओगे ये EMF हुआ तो करंट इससे π/2 डिग्री आगे, ऐसे भी बना सकते हो। तो इट इज़ अप टू यू, कौन से भी ग्राफ आप बनाओ। ये आपके फेजर डायग्राम्स है। फेजर डायग्राम्स में यही बताता है फेज में अंतर, ये करंट और EMF के फेज में क्या अंतर है, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो उसके बाद अब हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये आपका कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है ये समझते हैं। देखिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस बहुत ही आसान है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, इसका सिंबल क्या, पहले ये समझिए। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का काम होता है XC, ये इसका सिंबल है कैपेसिटिव रिएक्टेंस का। और इसका पर्पस जो होता है ये अपोज करता है, अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। मतलब अल्टरनेटिंग करंट अगर आएगा तो अपोज करेगा, अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट्स बाय कैपेसिटर्स। मतलब अगर कोई कैपेसिटर्स लगा हुआ है और अगर वो अपोज कर रहा है तो हम जो भी जितना अपोज करेगा उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। तो अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट्स बाय कैपेसिटर इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। और इसका सिंबल XC होगा, ठीक है। ये हो गया कैपेसिटिव रिएक्टेंस। आपको देख जैसे यहाँ देखिए, यहाँ कैपेसिटर है और ये आपका AC सोर्स है। तो ये AC सोर्स क्या है, एक तरीके का सोर्स हो गया, राइट। अब ये सोर्स कौन सा है, अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है। अब ये जैसे ही जाएगा, अगर ये कैपेसिटर जितना अपोज करेगा इस करंट को, उसको हम लोग कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, ठीक है, अपोजिशन करने वाला फैक्टर। तो अब हम इसके डेरिवेशंस को समझते हैं, इसके एक्सप्रेशंस को समझते हैं कि ये कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इसके एक्सप्रेशन देखिए, बड़े ही आसान एक्सप्रेशन है, आपको कुछ नहीं करना है। आपने बेसिक फॉर्मूला जो देखे हो वही सेम फॉर्मूला आपको उठाना है, राइट। तो इसका एक्सप्रेशन क्या है समझते हैं। आप लोगों ने एक प्रूफ किया था, वी नो, जैसे आपने इंडक्टर में प्रूफ किया था ना I0 की वैल्यूज को लेके, ऐसे यहाँ पे इसको देखना है। कैपेसिटर वाले केस में I0 की वैल्यू कितना आया था बताएं, कितना आया था भाई बताओ, ओमेगा C और क्या आया था, ऐसे था, देखिए अगर आपको याद होगा E ओमेगा C, इस तरह से आया था ये वैल्यू। यहाँ पे E0 था, राइट, इस तरह से वैल्यूज आए थे। अगर ये एक्सप्रेशंस नहीं पढ़े हो तो आप अभी भी जो इस वीडियो में जो आपने देखा है वो वाला चीज़ देखिए आप ध्यान से, आपको ये फॉर्मूला पता चल जाएगा। अब अगर आप इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं E0, यहाँ पे I0 हो जाएगा, ये ओमेगा C को उस तरफ ले लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा C, राइट, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कर दिया हमने। अब जरा ध्यान से समझिएगा इसको, यहाँ पे इसके बाद क्या होगा, ओके इधर देखिए। अब क्या होगा भाई, देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे ओम्स का फॉर्मूला लिखूँ, सिंपल ओम्स का लॉ लिखूँ, तो ये E है, ये V हो जाएगा, यहाँ पे I हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाता है I इंटू R, ये तो फॉर्मूला है I इंटू R। इसको आगे पीछे भी कर सकते हो आप, राइट। अब देखो ये V जो है ये यहाँ पे E के बराबर है, यहाँ का जो करंट है ये इसके करंट के बराबर होगा। इस केस में अपोज कौन कर रहा है, R, और यहाँ पे अपोज कौन करने वाली चीज़ है, ये अपोज करने वाली चीज़ है, ठीक है। तो जो अपोज कर रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो मतलब हमारा कैपेसिटिव, तो एनीथिंग अपॉन जीरो क्या होता है, एनीथिंग अपॉन जीरो इज इन्फिनिटी। मतलब ये हुआ कि ये जो डीसी करंट है, डीसी करंट डीसी करंट को ब्लॉक कर देता है। कौन कर देता है भाई, कैपेसिटर्स। क्यों, क्योंकि कैपेसिटर्स जो है डीसी करंट के लिए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देता है। तो डीसी करंट ब्लॉक बाय कैपेसिटर्स, मतलब कैपेसिटर्स जो है वो डीसी करंट को ब्लॉक करता है एंड अलाउ करता है, क्या अलाउ करता है, ओनली एसी करंट, राइट, अलाउ ओनली एसी करंट। तो सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट्स को अलाउ करता है, डीसी को ब्लॉक कर देता है। तो होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इनकेस अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं ग्रुप में, ओके। चलिए।